नमस्ते, मैं मधु ठाकुर एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल माई स्टडी डायरीज पे। तो लास्ट वीडियो में जो हमारा टॉपिक था वो था प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें मैंने कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को डिस्क्राइब किया था। तो आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे वो है स्केड्यूल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया यानी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया गया, तब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल्स थे 395 आर्टिकल्स, और उन आर्टिकल्स को में कुछ न्यू आर्टिकल्स को अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया। और एट प्रेजेंट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल्स हैं वो हैं 470 आर्टिकल्स, और ये अमेंडमेंट की पावर पार्लियामेंट को दी गई है आर्टिकल नंबर 368 में। तो वैसे ही जो स्केड्यूल्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं, तो जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था तब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 8 स्केड्यूल्स थे, और अब अमेंडमेंट के थ्रू जो टोटल स्केड्यूल्स हैं एट प्रेजेंट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वो हैं 12 स्केड्यूल्स। तो अब बात करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का क्या पर्पस था इन स्केड्यूल्स को बनाने के लिए। तो हमारे आर्टिकल थे, उन आर्टिकल्स में बहुत सारी चीज़ों को डिस्क्राइब किया गया, बट कुछ ऐसी चीज़ें थी जो उन आर्टिकल्स में ऐड ऑन नहीं की गई। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को ज़्यादा बल्कि ज़्यादा लेंथी ना बनाने के लिए कुछ स्केड्यूल्स को बनाया गया। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हमारा आर्टिकल नंबर 1 है, उसमें बताया गया है इंडिया दैट इज भारत इज द यूनियन ऑफ स्टेट्स। यानी हमारा आर्टिकल नंबर 1 तो बनाया गया, पर उसमें डिटेल इंफॉर्मेशन नहीं दी गई, यानी कि हमारे स्टेट के नेम की, उनके टेरिटोरियल एक्सटेंट की ज़्यादा डिटेल में इंफॉर्मेशन नहीं दी गई। तो उस इंफॉर्मेशन को डिस्क्राइब किया गया स्केड्यूल में। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे स्केड्यूल्स की। तो हमारा जो फर्स्ट स्केड्यूल है उसमें बताया गया हमारी जो स्टेट है उनके नेम, और हमारी जो यूनियन टेरिटरीज हैं उनके नेम, और उनकी टेरिटोरियल एक्सटेंट कितना है उसके बारे में, यानी कि नेम ऑफ द स्टेट एंड देयर टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन एंड नेम ऑफ द यूनियन टेरिटरीज। तो इन सबको डिस्क्राइब किसमें किया गया? स्केड्यूल नंबर 1। तो स्केड्यूल सेकंड में क्या बताया गया? अमोलमेंट्स, अलाउंसेस और प्रिविलेजेस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि जो हमारे देश के राष्ट्रपति हैं उनको क्या क्या प्रिविलेजेस दी जाएंगी, हमारे जो स्टेट के गवर्नर हैं उनको क्या क्या बेनिफिट्स दिए जाएंगे, और हमारे जो लोकसभा के स्पीकर हैं और डिप्यूटी स्पीकर हैं उनको, और लोकसभा के बारे में मैं ज़्यादा डिटेल में आपको नेक्स्ट चैप्टर में बताऊंगी। लेकिन लोकसभा में सीट्स टोटल कितनी होती हैं? 552 सीट्स, और उन्हीं में से इलेक्ट किया जाता है स्पीकर और डिप्यूटी स्पीकर को। तो जिन उनके प्रिविलेजेस को किस स्केड्यूल में बताया गया? स्केड्यूल नंबर 2 में। वैसे ही द चेयरमैन एंड डिप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, और राज्यसभा की टोटल सीट्स होती हैं 250 सीट्स। तो और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की, जैसे हमारी पार्लियामेंट है सेंटर में और वहाँ पे क्या है? लोकसभा, राज्यसभा, वैसे ही स्टेट में क्या है? लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो हमारी जो स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली के जो चेयरमैन हैं, डिप्यूटी चेयरमैन हैं, उनके अलाउंसेस भी इस शेड्यूल में बताए गए। तो और बताया गया जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट को जो बेनिफिट्स दिए जाएंगे, उनको प्रिविलेजेस मिलेगी, वो भी इस शेड्यूल में डिस्क्राइब की गई। और जजेस ऑफ द हाई कोर्ट, और लास्ट में द कैग ऑफ इंडिया, यानी कि कंट्रोलर एंड द ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो थर्ड शेड्यूल में क्या बताया गया कि जितनी भी हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल जो पोस्ट हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज हैं, उनमें जो मेंबर्स होंगे और जब भी वो ज्वाइन करेंगे तो उनको क्या लेना पड़ेगी? ओथ लेना पड़ेगी, यानी कि शपथ लेना पड़ेगी। और उस ओथ को डिस्क्राइब किया गया शेड्यूल नंबर 3 में। तो अब बात करते हैं शेड्यूल नंबर 4 की। तो शेड्यूल 4 में बताई गई एलोकेशन ऑफ द सीट्स ऑफ राज्यसभा। अब राज्यसभा में टोटल सीट्स कितनी होती हैं? 250 सीट्स, और ये 250 मेंबर्स को इलेक्ट किया जाता है डिफरेंट स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज से। तो इन सीट्स को डिसाइड किया गया ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। अब जिस स्टेट की पॉपुलेशन जो होगी ज़्यादा होगी, वहाँ से राज्यसभा की जो सीट्स होगी वो भी ज़्यादा होगी। अब बात करते हैं शेड्यूल नंबर 5 की, और इस शेड्यूल में बताया जाता है
प्रोविजंस रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ द स्केड्यूल्ड एरियाज एंड स्केड्यूल्ड ट्राइब्स। यानी कि स्केड्यूल 5 में बोला गया, बताए गए प्रोविजंस, और वो प्रोविजंस थे उन एरिया से रिलेटेड जो एरियाज होते हैं नेटिव एरियाज, यानी कि जिन एरिया की डेवलपमेंट जो है वो कम है, तो उन एरियाज की डेवलपमेंट के लिए जो प्रोविजंस बताए गए वो बताए गए स्केड्यूल नंबर 5 में। तो अब बात करते हैं स्केड्यूल नंबर 6 की। तो इस स्केड्यूल नंबर 6 में बताया जाता है प्रोविजंस रिलेटेड टू द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ ट्राइबल एरियाज ऑफ असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। यानी कि 5th स्केड्यूल में बताया जाता है इंडिया में जितने भी स्केड्यूल एरियाज हैं उनके एडमिनिस्ट्रेशन और कंट्रोल के बारे में, एक्सेप्ट असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। यानी कि इस एरिया में तो स्केड्यूल एरिया और ट्राइब्स के बारे में बताया गया इंडिया के, लेकिन स्केड्यूल 6 में जो प्रोविजंस थे वो भी ट्राइबल एरियाज के बारे में थे, लेकिन वो थे असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के बारे में। तो ये एरियाज जो हैं वो सब क्या हैं, सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड एरियाज। तो अब बात करते हैं स्केड्यूल नंबर 7 की। और स्केड्यूल नंबर 7 में पावर्स को डिवाइड किया गया यूनियन और स्टेट की। यानी कि यूनियन लिस्ट बनाई गई, स्टेट लिस्ट बनाई गई और एक कॉन्करेंट लिस्ट बनाई गई। तो जो यूनियन लिस्ट थी उसमें जो लॉ बनाने की पावर दी गई वो किसको दी गई, पार्लियामेंट को। और जो स्टेट लिस्ट थी उसमें लॉ बनाने की पावर दी गई स्टेट लेजिस्लेचर को, यानी कि जो स्टेट की गवर्नमेंट है उसको। और कॉन्करेंट लिस्ट पे पावर दी गई स्टेट और यूनियन दोनों को। तो अब इस लिस्ट में कुछ सब्जेक्ट्स थे। तो जो सब्जेक्ट हैं यूनियन लिस्ट में, जो सब्जेक्ट थे वो थे 100 सब्जेक्ट्स। ये एट प्रेजेंट की बात हो रही है कि यूनियन लिस्ट में थे 100, स्टेट लिस्ट में थे 61 और कॉन्करेंट लिस्ट में थे 52। लेकिन जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को लागू किया गया, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जब बनाया गया, तब यूनियन लिस्ट में थे 97 सब्जेक्ट्स, स्टेट लिस्ट में थे 66 सब्जेक्ट्स और कॉन्करेंट लिस्ट में थे 47 सब्जेक्ट्स। तो आप लोग मुझे बताएंगे कि कॉन्करेंट लिस्ट जो है वो कौन सी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो की गई। तो चलिए अब बात करते हैं स्केड्यूल नंबर 8 की। तो स्केड्यूल 8 में इंडिया की वो सारी रीजनल लैंग्वेजेस को मेंशन किया गया। और ये जो सारी इंडियन रीजनल लैंग्वेजेस थी ये कॉन्स्टिट्यूशन में बताई गई थी टोटल 14। यानी कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब टोटल लैंग्वेजेस थी 14 और एट प्रेजेंट जो हमारी लैंग्वेजेस हैं वो हैं 22। तो जो डोगरी लैंग्वेज थी उसको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। और जो उड़िया लैंग्वेज है उसको ऐड किया गया 96th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। तो जैसे मैंने पहले आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हमारे जो टोटल शेड्यूल्स थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया तो कितने थे 8 शेड्यूल्स। और अब एट प्रेजेंट जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल्स हैं वो हैं 12 शेड्यूल्स। तो 9th शेड्यूल जो है इसको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से ऐड किया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जो कि हुआ था 1951 में। तो इस शेड्यूल में बताया जाता है एक्ट्स एंड रेगुलेशंस ऑफ लैंड रिफॉर्म्स के बारे में। जितने भी लैंड रिफॉर्म्स हुए उनके लिए जो प्रोविजंस, जो रेगुलेशंस बनाए गए वो किस में बताए गए, शेड्यूल नंबर 9 में। यानी कि जमींदारी सिस्टम को अबॉलिश करने के लिए जो भी रेगुलेशंस थे वो किस में है, शेड्यूल नंबर 9 में। तो चलिए अब बात करते हैं शेड्यूल नंबर 10 के बारे में। तो शेड्यूल नंबर 10 में बताया गया एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में। और इस लॉ में
प्रोविजंस बताए गए डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में, यानी कि मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर को किन किन प्रोविजंस के आधार पर डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है पार्लियामेंट से। और ये स्केड्यूल जो है वो ऐड किया गया 52nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, जो कि हुआ था 1985 में। तो अब बात करते हैं स्केड्यूल 11 के बारे में। तो स्केड्यूल 11 में जो बताया जाता है वो बताया जाता है स्पेसिफिक पावर्स, अथॉरिटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ पंचायत, यानी कि जो रूरल लेवल पे जो गवर्नमेंट है, रूरल लेवल पे जो गवर्नमेंट बॉडीज हैं, उनको क्या बोला जाता है, पंचायत। और इन पंचायत की क्या पावर्स होंगी, अथॉरिटीज होंगी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, वो बताई गई स्केड्यूल नंबर 11 में। तो स्केड्यूल 11 को जो ऐड किया जाता है वो किया जाता है 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, और ये एक्ट हुआ था 1992 में। तो इस स्केड्यूल में जो टोटल मैटर्स बताए गए हैं वो कितने हैं, 29। बात करते हैं स्केड्यूल नंबर 12 की। तो स्केड्यूल 12 में जैसे कि मैंने आपको बताया कि अर्बन लेवल पे जो रूरल लेवल पे जो बॉडीज होती हैं वो होती हैं गवर्नमेंट बॉडीज, पंचायत, और जो अर्बन लेवल पे जो गवर्नमेंट बॉडीज होती हैं वो होती हैं म्यूनिसिपैलिटीज। तो इस शेड्यूल में स्पेसिफिक पावर्स, अथॉरिटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज बताई गई हैं म्यूनिसिपैलिटीज की, और इस शेड्यूल को ऐड किया गया 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, जो कि हुआ था 1992 में, और इसमें टोटल मैटर्स बताए गए हैं 18 मैटर्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो था स्केड्यूल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमने कंप्लीट कर लिया है, और नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।